नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी और मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वो आज से ये जिम्मेदारी संभालेंगे। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में नियुक्ति का फैसला किया गया। बैठक में अमित शाह और राहुल गांधी भी शामिल थे। इसी पैनल की सिफारिश पर नए सीईसी की नियुक्ति हुई है, पर राहुल गांधी ने नियुक्ति प्रक्रिया का विरोध किया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे से संबंधित याचिकाएं लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक नियुक्ति स्थगित की जानी चाहिए थी। कांग्रेस ने नियुक्ति को संविधान की भावना के खिलाफ और चुनाव प्रक्रिया को नष्ट करने वाला बता दिया। तो आखिर क्यों राहुल गांधी नए सीईसी की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हालांकि अब नए सीईसी का ऐलान भी हो गया है, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन कल राहुल गांधी जो मीटिंग में पहुंचे, मीटिंग में क्या क्या हुआ सर, और राहुल गांधी क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी एक ही आधार पर विरोध कर रहे हैं कि उनको विरोध करना है, क्योंकि और कोई आधार तो है नहीं। न राहुल गांधी को चुनाव आयोग के इतिहास का पता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का पता है, न चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त कितने चुनाव आयुक्त हुआ करते थे शुरुआती दौर से, न इसकी जानकारी है, और न ही ये जानते हैं कि पहले चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती थी। इसकी भी जानकारी होती तो अपने पिताजी, अपने दादी जी और अपने परदादा जी, इन सारे लोगों के आधार पर ये बताते कि नहीं, पहले तो और घटिया तरीके से ये लोग अपनी मनमर्जी करते थे। इसलिए जब ये डिसेंट नोट लेकर गए तो इनको आईना दिखा दिया गया। ये डिसेंट नोट सार्वजनिक करो, सार्वजनिक करो, ये सार्वजनिक करो डिसेंट नोट, क्योंकि ये 3 लोगों का पैनल है और 3 लोगों के पैनल में आप भी हो। आप जो विरोध कर रहे हो उसका आधार आप मीडिया में बताओ, और आपने एक आधार बताया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए ये प्रक्रिया जो है उसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। प्रशांत भूषण भी इन लोगों की दलाली खाकर सुप्रीम कोर्ट में बार बार इंटरवेंशन रिट दायर करके ये बता रहे हैं कि देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 18 तारीख को होना है, उससे पहले ही हुए सुनवाई होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 19 तारीख को सुनवाई के लिए रखा। ऐसे सुप्रीम कोर्ट को ऐसी याचिकाएं एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये याचिका एक्सेप्ट करके राहुल गांधी जैसे तिकड़मबाज लोग और जो एंटी इंडिया लॉबी के हथियार बन चुका है, उनको एक नया हथियार दे देती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिसंबर में सुनवाई की थी। दिसंबर से पहले 2 मार्च 2023 को एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने दिसंबर 2023 से पहले ही, यानी कि 2022 में एक याचिका दायर की थी, और उसमें 2 मार्च 2023 को एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक इतने सालों में, यानी कि 1947 के बाद की बात है, ये 1947 से अब तक आप लोगों ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया बनाया ही नहीं, पार्लियामेंट में उस प्रोसीजर को पास ही नहीं करवाया कि चुनाव आयोग का टर्म कंडीशन क्या होना चाहिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसमें कौन कौन से लोग होने चाहिए, इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि पहले की सरकारों ने ये बनाया नहीं, और उसी परंपरा पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चल रही है। जैसे पहले नियुक्ति होती थी वैसे नियुक्ति की जा रही है। इसलिए अब नियुक्ति की प्रक्रिया जब तक न बन जाए तब तक 3 लोग इस पैनल में होंगे। एक होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, एक होंगे प्रधानमंत्री, और तीसरा व्यक्ति सीजेआई होगा, या फिर सीजेआई जिस जज को नियुक्त करें वो उस पैनल में होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझा कि ये जुडिशियरी जो हर जगह नाक घुसेड़ती है कि हर अपॉइंटमेंट एजुकेटिव का अपॉइंटमेंट हो, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जब तीनों को अलग अलग रखा गया है तो तीनों एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण न करे, इसके लिए एक बिल लाना जरूरी है। फिर एक बिल लाया गया और यह बिल दिसंबर 2023 में पारित करवाया गया। नया कानून बना
जिस कानून के तहत पूरी प्रक्रिया बताई गई कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके अलावा 2 चुनाव आयुक्त जो और होंगे उनकी नियुक्ति होगी। और उसमें से कहा गया कि पैनल 3 लोगों का ही रहेगा और 3 लोगों का पैनल इसकी नियुक्ति करेगा, लेकिन एक प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा प्रधानमंत्री जिस कैबिनेट के मेंबर को यानी कि किसी मंत्री को नियुक्त करें वो होंगे, और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन होगा यानी कि एलओपी जो भी होगा वो इस पैनल का हिस्सा होगा। और फिर उस प्रक्रिया के तहत पहले क्या होता था कि कोई भी आईएएस अधिकारियों के ये शॉर्ट लिस्टिंग होती थी। अब जबकि 3 चुनाव आयोग हैं, चुनाव आयोग के 3 मेंबर हैं, उसमें से मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं, तो उसमें से ही जो सीनियर होता है उसको बनाया जाता है और फिर एक नया चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। आगे उसके लिए भी इनको राहुल गांधी को जाना पड़ेगा। तो राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ विरोध इस आधार पर किया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह बात सुप्रीम कोर्ट की है कि पहले आपके पास याचिका आई तो सीजेआई को उसमें डाल दिया पैनल में, लेकिन जब दिसंबर 2023 में बिल पारित हो चुका है, ये पूरी प्रक्रिया आपके सामने है, संसद से तय हो चुका है कि ये कानून है, इसके आधार पर ये लोग होंगे मेंबर, तो उसके बाद इसके खिलाफ जो याचिका दायर की गई उसको आपने एक्सेप्ट क्यों किया? एक्सेप्ट करके एक विवाद पैदा कर दिया कि हम आगे फैसला देंगे। देखिए, इनकी औकात नहीं है, ये फैसला तो इसी आधार पर देंगे कि अभी जो पैनल है वही पैनल रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तारीख भी 19 तारीख दे दी, 19 तारीख की तारीख निर्धारित की। उससे पहले इन लोगों ने कहा था, प्रशांत भूषण बार बार जा रहे थे कि देखिए 18 फरवरी को नियुक्ति होगी और उससे पहले आप सुनवाई कर दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं किया, 19 तारीख को इसकी तारीख दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आपने तारीख क्यों दी, आपने इसकी कार्रवाई पर आपने सुनवाई क्यों लगाई? क्योंकि आपके पास यह अधिकार है नहीं, जैसा पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, सीधे तौर पर कहा कि एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट जो होते हैं यानी कार्यपालिका का जो अपॉइंटमेंट है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जज क्या करेंगे, क्योंकि एक थिन लाइन होता है और आप उसको अब पूरी तरह से मिटा नहीं सकते, उस रेखा को बने रहने दीजिए। अगर कार्यपालिका का जो काम है उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप करे और कार्यपालिका का काम में विधायिका हस्तक्षेप करे, विधायिका मतलब चुने हुए सदस्य जो होते हैं सारे विधायिका का है, लेकिन विधायिका के भी अपने आधार हैं। अगर विधायिका में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और दूसरे अपोजिशन पार्टियों के सांसद हैं, अब सांसद इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दे कि कार्यपालिका में जो चल रहा है उसमें हमारी पूरी भूमिका होनी चाहिए, कौन आईएएस कौन से कैडर में जाएगा, ये भी बताना अगर सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका शुरू कर दे कि कौन सा डीजीपी किस राज्य में होगा, आईएएस आईपीएस अधिकारियों को कैडर कौन तय करेगा, उसमें भी हम पैनल में रहेंगे। जितनी संवैधानिक इकाइयां हैं उसकी नियुक्ति हमारे थ्रू होगी, क्योंकि हम ही एक हिंदुस्तान में निष्पक्ष बॉडी हैं। तो फिर ये तो एक अराजकता पैदा करने वाली स्थिति है। राहुल गांधी इसी को आधार बना रहे हैं और इसी के डिसेंट नोट के तौर पर उन्होंने दिखाया, लेकिन वहां बैठे थे पीएम मोदी और अमित शाह। ये आमना सामना पहली बार किसी नियुक्ति में हुआ, क्योंकि इससे पहले भी कई मीटिंग एलओपी के साथ हुई थी, उसमें दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, अर्जुन राम मेघवाल भी 2 में रहे जब नियुक्तियां और ईडी में होती थी या सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति हुई तो। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे अमित शाह को नियुक्त किया और ये तीनों बैठे थे। राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक की बात हुई। राहुल गांधी को ये जानना चाहिए कि आखिरकार पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे जो एक ही होते थे तो चुनाव आयुक्त ही कहलाते थे, और ये लंबे समय तक एक ही चलते रहे और ये चलते रहे। तो उसके बाद राजीव गांधी जो इनके पिता थे राहुल गांधी के, उनके समय में चुनाव आयुक्त से उनका टकराव हो गया। ये 1988 की बात है। 88 में चुनाव होना था, प्रेसिडेंशियल चुनाव भी होना था, फिर हरियाणा का बाईपोल होना था, हरियाणा में चुनाव भी होना था, और उसके बाद एक बाईपोल था फरीदाबाद का जो लोकसभा का था। और इन सारे मसलों पर चुनाव आयुक्त जो RVS पेरी शास्त्री थे, उनसे राजीव गांधी के झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा इस स्तर पर हुआ कि उन्होंने, शास्त्री ने खुद कहा कि हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही थी कि ऐसे चुनाव करवाओ कि कांग्रेस को फायदा हो, उपचुनाव हो या चुनाव हो, स्टेट का असेंबली का चुनाव हो या फिर प्रेसिडेंट का चुनाव हो, आपको ऐसे शेड्यूलिंग करनी है जिससे कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिखे।
यानी कि सरकार जो शेड्यूल दे आपको उस पर मुहर लगानी है। और पेरी शास्त्री ने वो करने से मना कर दिया। अब राजीव गांधी के पास ये चारा तो था नहीं, क्योंकि चुनाव होने थे और चुनाव 89 में होने हैं, तो उससे पहले यानी दिसंबर में चुनाव होने हैं, तो उससे पहले राजीव गांधी ने एक पूरी व्यवस्था बनाई और उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की। बैलेंस इसलिए क्योंकि अगर आप चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त को हटा दोगे तो पूरे देश में अराजक की स्थिति हो जाएगी। ये तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। तो इन्होंने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 2 और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की, बैलेंस किया कि 3 लोग होंगे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 और चुनाव आयुक्त होंगे, और इन तीनों में से डिसीजन जो लिए जाएंगे ये मेजॉरिटी से लिए जाएंगे। यानी कि पेरी शास्त्री का पर काट दिया गया कि 2 हमारे लोग हैं, एक तुम हो, तो दोनों मिलकर जो डिसीजन लेगा यानी कि बहुमत होगी, वही निर्णय होगा कि कब कहां चुनाव कराना है, कैसे चुनाव कराना है, किन क्षेत्रों में बाय इलेक्शन करवाना है। यानी फरीदाबाद का मसला आया था तो इनका कहना था कि पूरा बाईपोल करवा दो, लेकिन उस समय उन्होंने ये नहीं माना कि जहां जहां बूथ पर हंगामा हुआ है 100 के करीब बूथ ऐसे थे जिस पर फिर से चुनाव करवाया गया था, पूरे चुनाव को रद्द नहीं किया गया था, और ये मांग यही कर रहे थे। अब उसके बाद से 3 चुनाव आयुक्त में से एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए। लेकिन जब ये बातें पता थी, क्योंकि बीपी सिंह तो पहले राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में हुआ करते थे, जब चुनाव हुआ हार गए तो फिर उसके बाद बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये देखा कि ये तो नियुक्ति ही की गई है, इसी आधार पर राजीव गांधी अपने फेवर में फैसला चाहते थे चुनाव आयोग का, और इसलिए उन्होंने फिर से बदल के एक ही चुनाव आयोग कर दिया। फिर आगे सरकार बदली, चंद्रशेखर की सरकार आई, फिर नरसिम्हा राव की सरकार आई जो कांग्रेसी थे, राजीव गांधी की उस समय तक हत्या हो गई थी। फिर कांग्रेसियों ने क्या किया, 3 चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए कि कम से कम कुछ तो हमारे लोग होंगे। उसके बाद ये प्रक्रिया बनी, जो अब तक प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया इसी आधार पर थी कि प्रधानमंत्री रिकमेंड करते थे कि कौन चुनाव आयुक्त बनेगा, कौन मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा, और राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री चुनते कैसे थे, इसके लिए कोई पैनल नहीं था। ऐसा नहीं था कि एलओपी होगा, विपक्ष का नेता होगा या फिर मंत्री होंगे। सिर्फ एक आधार था कि आईएएस अधिकारी जो सेक्रेटरी लेवल के हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो जो वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी हैं उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता था। तो पहले 15-18 नाम लाए जाते थे, उसके बाद देखा जाता था कि कौन कौन इसमें और सीनियर है जो 2 साल 1.5 साल तक काम कर सकता है। फिर उस शॉर्टलिस्ट को 8-7 तक किया जाता था। फिर जब 7-8 होते थे नाम, तो उन 8 नामों को प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता था, और प्रधानमंत्री उन 8 नामों में से किसी को एक रिकमेंड करते थे, प्रेसिडेंट को भेजते थे, प्रेसिडेंट उसको नियुक्त कर देते थे। मतलब पूरा अधिकार प्रधानमंत्री के पास था। अब पूरा अधिकार प्रधानमंत्री के पास नहीं है, एक पैनल है जिसमें एलओपी भी सामने आता है और उनकी भी एक भूमिका है। जो ये भूमिका बनाई गई, तो राहुल गांधी ने अपने बाप, अपने दादी, अपने दादा, जो भी दादा नाना इनके हैं, जवाहरलाल नेहरू, उन तक के सारे चीजें भूल गए कि निष्पक्षता उस समय कहां गई। बिल्कुल, आपने जो प्रक्रिया समझाई है, ये प्रक्रिया तो अभी और पारदर्शी तरीके से हो रही है, क्योंकि इसमें अब एलओपी भी शामिल है। लेकिन राहुल गांधी ही सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि इनको विरोध करना है। राहुल गांधी को लगता है कि चुनाव आयुक्त ही है जो उन्हें चुनाव हरा रहे हैं। ईवीएम पर वो ठीकरा फोड़ते हैं किसी भी चुनाव में हार का, और अब जब ये लग रहा है तो वो टारगेट किसे करेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त को। अभी तक इनको ये पता नहीं है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त की आप बात करते हो, जैसे पहले राजीव कुमार के ऊपर आप बार बार हमला करते थे, उनको टारगेट किया गया। ज्ञानेश कुमार का तो कहीं नाम नहीं आता था, क्योंकि ये चुनाव आयुक्त तो थे। और इनको ये भी पता नहीं है कि एक भी डिसीजन चुनाव आयोग में अगर लिया जाएगा तो उसमें बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपने ऊपर फैसला नहीं कर सकते। उनको भी वहां एक डिसीजन के लिए 3 लोग हैं तो 2 की सहमति चाहिए। अब उन 3 लोगों में से बहुमत जिसके पास होगा वो निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त को टारगेट करते रहे, और अब जब चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया, क्योंकि यह प्रक्रिया स्पष्ट है कि अगर 3 लोग उसमें हैं और आपको एक रिटायर हो रहे हैं, तो उनके बाद जो सबसे वरिष्ठ होंगे उन्हीं को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। पीएम मोदी या अमित शाह ने ये तो नहीं कहा कि आप अगर ऐसी स्थिति होती कि कोई बाहर से एक नया वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को लाया गया
और मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। ये दोनों जो पैनल में थे उनको कमजोर कर दिया गया। तो ये कहा जा सकता था कि पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश है, लेकिन उसी में से प्रमोशन हुआ है। तो इस आधार पर अगर आप विरोध कर रहे हो तो आपकी मूर्खता का कोई जवाब नहीं हो सकता। सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इससे पहले उपराष्ट्रपति ने आईना दिखा दिया है जजों को। अब इसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट कोई उल्टी टिप्पणी करती है या सुप्रीम कोर्ट के जज इस फैसले के विरोध में आते हैं तो इसका मतलब है कि आप पहले के रूलिंग के विरोध में हो, जो आपने कहा था कि पार्लियामेंट से एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी जाए, वो बिल पारित हो चुका है, या फिर आप इतने कंफ्यूज्ड हो चुके हो कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके एक एक फैसले से देश में कैसे अर्बन नक्सलवादियों माओवादियों की ताकत बढ़ रही है। व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर करके ये लोग जानबूझकर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, जो आगे चल के हिंसात्मक क्रांति में बदलेगा और उथल पुथल होगा। तो उसकी जिम्मेदारी ये राहुल गांधी जैसे लोग और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को ठहराया जाएगा जो बार बार इस व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा करके लोगों के अंदर गुस्सा और बढ़ा रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में राहुल गांधी ने नए सीईसी की नियुक्ति पर अपनी असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया शीर्ष अदालत के आदेश की भावना के खिलाफ है। राहुल गांधी ने विरोध पत्र भी सौंपा है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले पैनल से सीजीआई को बाहर रखने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 19 फरवरी को सुनवाई करने वाला है। इसलिए नए सीईसी का चयन करने के लिए होने वाली बैठक शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद हो सकती थी। पर राहुल गांधी के बेफिजूल की आपत्ति का अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नए सीईसी की नियुक्ति भी हो गई है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी संभाल ली है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।